हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 9th लेक्चर है फॉर नीट 2025 केमिस्ट्री, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए और आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए, जो कि हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से आप आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। तो जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना होता है। तो वो प्रिंसिपल्स है ऑफवा प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये इन सारे प्रिंसिपल्स को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये रूल कहते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, एनर्जी लेवल क्या होता है ऑर्बिटल का, स्टेबिलिटी हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के किस तरीके से होती है। तो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सबशेल्स वगैरह क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हमने देखा। देन हमने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ऑर्बिटल उनका एक तरीके से घर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये क्या बताता है ये मॉडल ऑफ एटम के कितने परसेंट चांस है इलेक्ट्रॉन के उस रीजन में रहने के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरीके से होती है। ठीक है, देन एटम में किस तरीके से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल हमको फॉलो करना होता है, जो कि होते हैं एफबॉर प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से एटम में। एंड फाइनली हम देखेंगे कि जो सबशेल्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा शेल्स, सबशेल्स, एसपीडीएफ वगैरह, तो इनकी कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स की किस तरीके से स्टेबिलिटी है, इनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्बिटल्स की किस तरीके से एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में। फिर हम और भी हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके भी बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की सबसे पहले इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोनली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हो। बाकी सारे जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें आप किस तरीके से उनकी एनर्जी होगी, ये किस तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में सिर्फ आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर इनकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। और इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है इस ऑर्डर में होती है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1s 2s 2s 2p एक दूसरे से इक्वल होते हैं, देन 3s 3p 3d 4s इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो इनके एनर्जी लेवल में 2s 2p एक दूसरे से इक्वल है, 3s 3p 3d एक दूसरे से सारे इक्वल है। तो जब भी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, यहाँ पर इनकी एनर्जी सेम है, 2s 2p की एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d इनकी एनर्जी सेम है, उसी तरीके से 4s 4p 4d 4f इनकी एनर्जी सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उसे कहते हैं डी जनरेटर। देन नेक्स्ट पॉइंट है 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल स्टेबल कंडीशन में होता है और इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो फर्स्ट एस ऑर्बिटल में होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है और मोस्ट स्ट्रॉन्गली हेल्ड होता है न्यूक्लियस से, तो इसीलिए इसे स्टेबल कंडीशन कहा गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स। जैसे कि हाइड्रोजन एटम में देखिए यहाँ पर 2s 2p और इससे ज्यादा ये सारे ऑर्बिटल्स में अगर हमारे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उससे हम कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, और 1s ऑर्बिटल में है दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में है और स्टेबल स्टेट में है, स्टेबल कंडीशन में है। देन अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो हमारे पीरियोडिक टेबल में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में देख लेते हैं।
अब हम देखेंगे जो हमारे पीरियोडिक टेबल में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उनका किस तरीके से उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, ये हमको यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा, हाइड्रोजन एटम में जो हमने देखा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड थी। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी ऐसे एटम जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर तो डिपेंड होती है, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड होती है। ठीक है, और जिसमें जो इनके गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं SPDF, इनके सबके जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए हम रीजन देखते हैं क्यों इनकी एनर्जी जो है ये डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। किस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ये प्रिंसिपल क्वांटम, इनकी जो एनर्जी होती है कुछ ऑर्बिटल्स की सेम होती है, ये हमने देखा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इनमें जो शेल्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होंगे इनके SPDF, इन सब सारे शेल्स की जो एनर्जी होती है इस वजह से डिफरेंट होती है। देन देखिए जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हमने अभी देखा, इनके कुछ हमने देख लिया एनर्जीज कैसे होते हैं इनके ऑर्बिटल्स की। अब हम इनके एनर्जी का एक रूल देख लेते हैं, इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी का एक रूल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एटम हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिन एटम्स में है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनका हम किस तरीके से उनकी एनर्जी बताएं। तो मैथमेटिकली ये देखा गया है, द डिपेंडेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो n एंड l पर डिपेंड है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, एजिमुथल को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन एक सिंपल रूल ये निकाला गया, ये देखा गया, जिनकी वैल्यू, ठीक है, जिनकी वैल्यू n प्लस n वैल्यू जो है अगर कम होगी, तो उस केस में हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, if two orbitals have the same value of n plus l, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके दोनों भी ऑर्बिटल, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसे ऑर्बिटल से दो ऑर्बिटल्स है, उनकी n प्लस n एनर्जी सेम आ रही है, तो उस केस में हम कैसे बताएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो उसके लिए तो देखिए ऐसे ऑर्बिटल जिनकी n वैल्यू कम है उनकी लोअर एनर्जी होगी। बहुत सिंपल है, किस तरीके से, n प्लस n वैल्यू, ठीक है, n प्लस l वैल्यू जिन ऑर्बिटल की कम होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी, और n प्लस ऐसे दो ऑर्बिटल मान लीजिए जिनकी n प्लस l वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में हम किस तरीके से बताएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। तो उस केस में देखिए जिन ऑर्बिटल की n वैल्यू कम होगी तो उसकी लोअर एनर्जी होगी। बस बहुत सिंपल है ये रूल। ठीक है, देखिए अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारी ऑर्बिटल्स की किस तरीके से एनर्जी होती है, किस तरीके से उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी होती है ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l रूल, वेयर n हियर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l जो होता है ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, हम जैसे देखिए फॉर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू होती है 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1 और l की वैल्यू होती है 0, तो टोटल n प्लस 1 कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 1। उसी तरीके से 2s की वैल्यू ऑफ n इज 2, वैल्यू ऑफ l इज 0, तो यहाँ पर 2 हो गई। एंड उसी तरीके से 2p की यहाँ पर वैल्यू ऑफ n इज 2, l की वैल्यू होती है 1, तो टोटल 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो है 1s ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, देन उससे ज्यादा 2s, देन उसके बाद होती है 2p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए 3s की यहाँ पर एनर्जी देखिए, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 3s। उसी तरीके से 3p, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, तो टोटल हो गया आपका n प्लस 1 की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 3s, देन उसके बाद 3p की एनर्जी आती है।
देन देखिए वैसे तो 3p के पास 3d आना चाहिए था, ठीक है, 3p के पास 3d आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 4s में n की वैल्यू क्या हो गई 4, l की वैल्यू 0, तो टोटल कितना हो गया 4, इसीलिए यहाँ पर 4 की n प्लस l वैल्यू जो है कम है एज कम्पेयर टू 3d। 3d में देखिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 5 ऑर्बिटल्स हो गए, इसीलिए यहाँ पर 4s पहले आता है एंड देन 3d बाद में आता है, उसी तरीके से 4p आएगा। तो इस तरीके से इनके एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी में n प्लस l वैल्यू के रूल पर बेस्ड होती है हमारे ऑर्बिटल की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन दोनों को कंपेयर करते हुए हमने एक डायग्राम रखी है इनके ऑर्बिटल्स की किस तरीके से एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन एटम में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि जिनकी एनर्जी सेम हो, तो यहाँ पर देखिए 1s देन 2s 2p जिसकी एनर्जी सेम होती है, 3s 3p 3d, इस तरीके से इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल होती है। देन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि बी वाली डायग्राम में देखा जाए तो पहले तो 1s होता है, ठीक है, 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, देन 2s की होती है, देन उसके बाद 2p, देन 3s 3p, देन उसके बाद आता है 4s एंड देन 3d की। इस वे में आपके ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो ये डायग्राम बस आपको याद रखना है सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किस तरीके से इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है। देखिए अब हम देखेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम, ठीक है, यानी कि एटम में किस तरीके से ऑर्बिटल्स को आप फिल करोगे। तो देखिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल में डिफरेंट एटम्स के लिए, तो उसके लिए आपको ऑफ्बा प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब देखिए ऑफ्बा प्रिंसिपल के बेसिस पर ही आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। अब ऑफ्बा प्रिंसिपल जो है ये फर्दर और प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Pauli's exclusion principle, Hund's rule, maximum multiplicity and the relative energies of the orbitals। तो अफ्बा रूल जो है और फर्दर इन 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो हम देखते हैं अब अफ्बा रूल क्या होता है, Pauli's exclusion principle क्या होता है, देन Hund's rule क्या होता है, एंड एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। तो इनको अब हम और डिटेल में अब स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि अफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है। अफ्बा अफ्बा जो है जर्मन में कहा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब जिसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करने को हम कहते हैं बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। देन द अफ्बा प्रिंसिपल स्टेट, अब अफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम the orbitals are filled in order of their increasing energy। यानी कि अफ्बा प्रिंसिपल ये बताता है कि ऑर्बिटल्स में जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं वो हम ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है, ऑर्बिटल्स की पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, इस तरीके से लोअर, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, इस वे में हम इलेक्ट्रॉन्स में सॉरी हमारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है, यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। यानी अफ्बा प्रिंसिपल बेसिकली क्या स्टेट करता है कि सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्यूपाई करेंगे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसे हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। किस तरीके से, तो उनका एक ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। तो पहले आप 1s ऑर्बिटल में फिल करोगे, देन 2s 2p 3s 3p 4s देन 3d 4p देन 5s पहले, देन 4d बाद में, देन उसके बाद 5p 4f देन 5d 6p 7s। इस वे में अब आपके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, इस वे में आप फिल करोगे, और वह प्रिंसिपल यही कहता है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, तो पहले आप लिख लीजिए जो भी ऑर्बिटल है आपके, जैसे कि 1s लिख लीजिए, 2s 2p 3s 3p 3d, 3 3 वाले एक साथ, देन 4s 4p 4d 4f, ठीक है, देन 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s 7p,
ठीक है, आपने लिख लिया एक ऑर्डर में, पहले 1s, देन 2s 2p वाले, 3 वाले, देन 4 वाले ऑर्बिटल्स 5s 5p 5d 4। अब आप क्या करिए, आपको नहीं याद आ रहा कि आप पहले कौन से ऑर्बिटल फिल करना है, तो आप बस एक एरो फॉलो करिए। पहले 1s में फिल हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल में फिल होगा, देन इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में फिल होगा, देन 3s में पहले फिल होगा, देन 3p में, देन देखिए 3p के पास पहले 4s में फिल होगा, देन 3d में फिल होगा, देन उसके बाद 4p, देन उसके बाद 5s में पहले फिल होगा, देन 4d में बाद में फिल होगा, देन 5p, देन 6s में पहले फिल होगा, देन 4f में बाद में, देन 5d में हो जाएगा, देन 6p, 7s, देन 5f, 6d एंड 7p। यानी कि आपने लिख लिया पहले आपके ऑर्बिटल्स, देन उसके बाद आप एक एरो फॉलो करोगे बस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्बा प्रिंसिपल कहता है कि पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है। अब हम देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। यानी कि 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं आपके, होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये जो 4 क्वांटम नंबर है, मान लीजिए कोई दो इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा, लेकिन जो फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा। मान लीजिए कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट ही होगा। कभी भी सब चारों भी क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है। देन उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें भी इलेक्ट्रॉन में भी अपोजिट स्पिन होगी। अब यहाँ पर देखिए जो फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। यानी कि आपके शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस नंबर के बराबर होगा, 2n², ठीक है। 2 इंटू अगर n की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे। उसी तरीके से n की वैल्यू जैसे आपकी बढ़ती जाएंगी वैसे नंबर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है शेल में वो किसके बराबर हो जाता है, 2n² के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रूल क्या कहता है, दिस रूल डील विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रूल है, ये आपको इस स्टेटमेंट से मिलेगा कि ये रूल क्या कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स जो इन्होंने स्टेट करा है, ये हर्न्स रूल, इसको हम देख लेते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p, d or f does not take place until each orbital belonging to that subshell that has got one electron, that is it is singly occupied। यानी कि देखिए यहाँ पर s ऑर्बिटल क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। और p ऑर्बिटल की बात करा तो p ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p ऑर्बिटल्स में यहाँ पर ये रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद इनकी पेयरिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ये रूल बता रहा है हर्न्स रूल कि पहले जो ऑर्बिटल है p, d और f में, इन सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले सिंगली यहाँ पर ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है। आप सिंगली फिल करोगे, देन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है फिर उस इलेक्ट्रॉन को आप पेयरिंग करोगे इस तरीके से। तो इस वे में आप आपके ऑर्बिटल्स में p, d और f में इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है हर्न्स रूल।
नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एटम्स का किस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में किस तरीके से है। ठीक है, ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, if one keeps in mind the basic rule which govern the filling of different atomic orbital, यानी कि अभी तक हमने जो ये रूल देखा, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स है इसके अकॉर्डिंग ही आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो, सो दैट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट एटम का वो आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो होता है 1s, और इसी में आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम का किस तरीके से होगा, 1s1, ठीक है, मीनिंग दैट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, यानी कि 1s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरीके से हीलियम एटम की अगर बात करा जाए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, तो हीलियम में अगेन 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो जाएगा, 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ, यानी कि 1s2 में किस तरीके से हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन आपके, इस तरीके से 1s2। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ आपको ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने मिलेगा हीलियम एटम का। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन हीलियम देख लिया, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि आपके जो पीरियोडिक टेबल के और भी एलिमेंट्स है उनका भी हम एक बारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम जैसे कि 1s 2s, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सॉरी, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और जो बच गया यहाँ पर 3। उसी तरीके से बेरिलियम में पहले यहाँ पर 2 एंड 2, यानी 4, यहाँ पर आपका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरीके से फिल होगा। देन बोरॉन, बोरॉन में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s2 देन 2s2 हो जाएगा, एंड 1 बच गया तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन की यहाँ पर बात करा जाए तो कार्बन में देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 4 हो गए, 5 6, तो हमने जैसे कि अभी देखा हर्न्स रूल के अकॉर्डिंग पहले जो इलेक्ट्रॉन है, जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फिल हो जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, एंड देन उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 एंड देन 6। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं आप फिल करोगे 5 एंड 6, ठीक है, इस तरीके से आप फिल नहीं करोगे, पहले 5 सिंगली ऑक्यूपाइड होगा एंड देन 6। उसी तरीके से नाइट्रोजन 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, देन 1s2 2s2 2p3। तो देखिए पहले हमने क्या करा, सिंगली सारे इलेक्ट्रॉन फिल करे। उसी तरीके से ऑक्सीजन 8, देन 2 2 4 हो गए, 1s2 2s2, देन 2p4। ठीक है, तो पहले आपने क्या करा, 1 2 3 एंड देन यहाँ पर 4। ठीक है, पहले आपने सिंगली ऑक्यूपाइड करा अकॉर्डिंग टू हर्न रूल, एंड देन आपने क्या करा, फिर पेयरिंग की। उसी तरीके से फ्लोरीन एंड देन यहाँ पर नियोन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो उस तरीके से पहले आपने 1s2 2s2 फिल कर लिया, जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है पहले आपने सिंगली ऑक्यूपाइड करा, देन उसके बाद आपने क्या करी, इनकी पेयरिंग करी। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ आपको दिखाना है। तो यही जो भी हमने रूल देखा, अब किस तरीके से ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, देन पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन हर्न्स रूल के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करा। इस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एटम का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जैसे कि 11 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 11 टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। उसी तरीके से आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो आप 20 30 तक आप जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के, उनके आप एटॉमिक नंबर एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए। ठीक है,
तो आर्गन का किस तरीके से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो यहाँ पर इस वे में आपको इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करना है। ठीक है, फॉलो द एग्जैक्ट सेम पैटर्न एज द एलिमेंट फॉर लिथियम टू नियॉन। ठीक है, जैसे कि हमने लिथियम टू नियॉन देखा, जो हमने सेम पैटर्न देखा, वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है। 3s एंड 3p ऑर्बिटल गेटिंग फिल्ड नाउ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 3s एंड 3p ऑर्बिटल यहाँ पर फिल हो जाएगा आपका सोडियम से लेकर आर्गन तक। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सोडियम टू आर्गन किस तरीके से लिखोगे आप? सोडियम का जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आपने क्या लिख लिया? आपने ऐसे ब्रैकेट में नियॉन लिख लिया। नियॉन का जैसे कि हमने देखा कितना होता है 10 होता है, तो कितना बचा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख लिया 3s1, तो नियॉन 3s1। ठीक है, इतना लंबा लिखने से यहाँ पर आपको सिर्फ नियॉन लिखना है एंड 3s1। तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसी तरीके से आर्गन, आर्गन में आपने फिर से लिख लिया नियॉन। ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया नियॉन। देन जो बच गया 3s2 एंड 3p6 इस तरीके से। ठीक है, तो नोबल गैस जो है आपने ये लिख लिया ब्रैकेट में, एंड देन जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्फ़िगरेशन आप आगे लिख लीजिए। तो आपको इतना जो लंबा है ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कोर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में कंप्लीटली फिल्ड हो, उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स दैट are added to the electronic shell with highest principal quantum number called valence electron। अब कोर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आप एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन में जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से सोडियम टू आर्गन में जितने हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन पोटेशियम, ठीक है, तो हम ये इस एग्जांपल को लेकर समझते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पोटेशियम एंड कैल्शियम में 4s ऑर्बिटल being lower in energy than 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो इज ऑक्यूपाइड बाय 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेशियम एंड कैल्शियम के केस में 4s ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो उसके पहले जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किस तरीके से? पोटेशियम अगर हम लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। उसी तरीके से हम कैल्शियम का भी लिख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो 1s2 से लेकर 3p6, एंड अगेन कैल्शियम के भी केस में 1s2 से लेकर 3p6 तक, यहाँ तक कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके ये हो जाएंगे आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स। और 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बच जाते हैं वो एक तरीके से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 4s1 एंड 4s2। ठीक है, तो पोटेशियम के केस में 1 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है कोर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल की किस तरीके से स्टेबिलिटी होती है। तो देखिए जो लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है आपकी वो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब हम कुछ केस में बात करते हैं, जैसे कि अगर कुछ एलिमेंट्स देखते हैं हम, जैसे कि कॉपर एंड क्रोमियम की अगर बात करें तो उसमें जो सबशेल होते हैं 4s एंड 3d, इनकी जो एनर्जी होती है स्लाइटली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर लोअर एनर्जी यानी 4s से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, यानी 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में शिफ्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हायर एनर्जी इज गेटिंग आइदर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड। ठीक है, जो हायर एनर्जी होती है वो कंप्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड से ही उनकी एनर्जी
शेल्स की हायर होती है। तो किस केस में होती है, किस तरीके से होती है, ये हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर 3d5 and 4s1 and 3d10 and 4s1 respectively and not 3d4 4s2 3d9 4s2। यानी कि होना तो ऐसा कुछ चाहिए था क्रोमियम एंड कॉपर के केस में। किस तरीके से, तो हम लिखकर देखते हैं। तो देखिए अगर हम क्रोमियम की बात करा जाए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 4s2 3d4 इस तरीके से हो रहा है। तो 4s2 यानी कि हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा 4s2 और 3d4। d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से हमें दिखना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है क्रोमियम में, यहाँ पर जो 4s2 में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर एनर्जी वाला जो यहाँ पर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ये 3d में चले जाता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोअर, देखिए इस यहाँ पर इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए जस्ट। तो कुछ इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉपर की भी बात करा जाए तो 3d9 होता है कॉपर का, अगर देखा जाए तो 4s2 और 3d9 होता है। तो यहाँ पर जो 2 का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट होकर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा, तो उसी को हम कहेंगे कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में वो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड रहेंगे, तभी वो स्टेबिलिटी बता पाएंगे। तो यही होता है कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल के स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक जितना भी स्टडी कर लिया उस पर हम एमसीक्यूज देखते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से और बिल्ड हो जाए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल। ठीक है, अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल पहले क्या होता है, पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे एंड देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो किस तरीके से आपका यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले 4s में होता है, देन 3d में होता है एंड देन आपका होता है 4p में होगा। ठीक है, सॉरी 4p में होगा आपका इस वे में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 4s 3d and then 4p। ठीक है, next, all four quantum numbers cannot be same for any two electron in an atom, this principle is known as। तो हमें देखिए एक जो प्रिंसिपल है, यानी कि अफबा हर्न्स रूल एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों प्रिंसिपल के कुछ कुछ स्टेटमेंट हमने देखे थे। तो इन तीनों प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में से एक प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमें दिया है जो कि कहता है ऐसा एटम जिसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, अजीमुथल सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए किसी का स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, अजीमुथल सेम है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहता था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कहता था कभी भी जो एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है उनके 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम Cu, जो कि कॉपर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होगा। तो 29 एटॉमिक नंबर कॉपर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, करेक्ट है। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2 इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम 3d9 ले और 4s2 ले, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d9 में 9 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैकेंट होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जम कर जाता है, 3d9 को 3d10 बना देता है एंड 4s1 हो जाता है, जिसकी वजह से ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर का जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल, अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अफवा प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले इंटर होंगे लोएस्ट लेवल यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में एंड देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल। ठीक है, देन ऑप्शन बी दिया है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये कहता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में सिर्फ टू ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो सकते। ठीक है, ऑर्बिटल्स आर रीजन वेयर वन इज लाइकली टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ये चांसेस प्रोबेबिलिटी कहता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ये कौन सा था, आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लेकिन हमें प्रिंसिपल किस चीज का पूछा गया, अव्वा प्रिंसिपल पूछा गया। तो अव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर होता है पहले लोएस्ट अवेलेबल लेवल लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is incorrect about s orbital? तो हमें s orbital से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, मैं बताना कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो यस, s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो ऑप्शन ए जो है दिया गया है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता आंसर। उसी तरीके से ऑप्शन से देख लेते हैं, दे आर फाउंड इन ऑल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जितने भी प्रिंसिपल जगह जैसे कि अव्वा प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो सारे प्रिंसिपल में यहाँ पर एनर्जी लेवल्स में एस ऑर्बिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है एस ऑर्बिटल से रिलेटेड। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की तरफ देखें, दे कैन ओनली होल्ड वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है कि नहीं, एस ऑर्बिटल आपका 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है एस ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट, what is the correct electronic configuration of an atom with atomic number 8? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 8 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरीके से फिल होगा, 1s2 2s2 कितने हो गए, 4 हो गए एंड 2p, क्योंकि 4 एंड 4 ही बच गए यानी 8 है, तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 4, यानी कि ये आपको ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, why are completely filled and half filled orbitals are more stable? ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा करके देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है
कि कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को मोस्ट स्टेबल क्यों कहा गया है? ड्यू टू देयर मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनकी एनर्जी चेंज होते रहती है। जैसे कि अगर बात करा जाए कुछ इस तरीके से, हमने कॉपर के केस में देखा था 4s 2n 3d 9 कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन होता क्या है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, 4s 1 हो जाता है और 3d 10 हो जाता है। ठीक है, 4s 1 हो जाता है और 3d 10 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा या फिर हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये वैकेंट नहीं होगा। अगर ये वैकेंट हो जाता है कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इनमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहते हैं, खाली जगह है, वैकेंट है इसलिए। और अगर इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड होना चाहिए और कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, तब उस केस में हम कहते हैं कि ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है मैक्सिमम, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following orbitals has the highest energy in multi-electron atom? तो multi-electron atom में हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कौन से, हमें ये बताना है कि 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, इस तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने देखा था n+l रूल आपको फॉलो करना है, ये रूल आपको याद रखना है। अब ये रूल क्या कहता था, जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है, इस रूल के अकॉर्डिंग। और एक बात, ये रूल ये भी कहता था, जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू में अगर n की वैल्यू बड़ी है, n की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, n की वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में n+l की वैल्यू जो भी आए, लेकिन n की वैल्यू अगर ज्यादा है, दैट मीन्स उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर जो हमें ऑर्बिटल्स दिए हैं, जैसे 3s 3p 4s 3d, तो 3s में n की वैल्यू 1 है, ठीक, सॉरी 3s में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर n क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसी तरीके से 3p में n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1 4, उसी तरीके से 4s में n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आपकी n+1 n+l वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। 3d में n की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, तो उस तरीके से 5। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4s एंड 3d की बात करें, तो 3d में n+l वैल्यू तो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s, लेकिन यहाँ पर देखिए n की वैल्यूज, 4s में n की वैल्यू 4 है एंड 3d में 3 है। तो हमने जैसा देखा रूल के अकॉर्डिंग l+l वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर n की वैल्यू ज्यादा है, n की वैल्यू बड़ी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बड़ा है, तो उस केस में उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो है 4s अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी डाउट्स है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।